हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे वीडियो में कि कुछ एंथोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो पब्लिश होती हैं हमारे यहाँ इंग्लिश स्टडीज़ में। तो कैसे उनकी क्रिटिकल रीडिंग की जाती है, क्लोज स्क्रूटनी की जाती है, उसके सिंटैक्टिकल, लिंग्विस्टिक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, मैटर का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, पर उसकी क्वालिटी देखी जाती है, मीटर एनालाइज किया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच देखी जाती है, इमेजेस देखे जाते हैं। किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल थियोरेटिकल फ्रेम में रख करके उसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं की जाती। ये बात हमने की थी। ये भी कहा था कि हालांकि अब नए थियरीज़ के आने से चीज़ों को देखने का तरीका, समझने का तरीका बदला है। We appreciate therefore how erroneous it is to hunt for universal normative values in English text। तो कह रहा है कि ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं हम इंग्लिश टेक्स्ट में। यूनिवर्सल वैल्यूज़ खोजना शुरू करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ खोजना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर उसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रख करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हो सकता है उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, जिसको हम यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अनदर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल इन डिस्गाइज। तो ये भी एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल ही है, पता नहीं चलता बस। मतलब ये कि हम उनका लिटरेचर पढ़ करके, हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ करके उसमें अगर यूनिवर्सल वैल्यूज़ खोजने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करके भले वो नहीं रहे अब यहाँ, हम उनके ग़ुलाम नहीं रहे, लेकिन उनके टेक्स्ट को जो हम उतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो कर अब भी हम ग़ुलामी ही रहे हैं। जैसे इसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें तो याद होगा आपको कि कैसे सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अब इसके बाद कोई हाड़ मांस का इंसान तुम्हारा गुरु नहीं होगा। अब गुरु के पोजीशन पर, गुरु के गद्दी पर अब गुरु ग्रंथ साहब को बैठाया जाए, तो अब से गुरु ग्रंथ साहब ही तुम्हारे गुरु होंगे। तो उस किताब में, उस धर्म ग्रंथ में वो शक्ति है जो बांध करके रखती है पूरे एक समुदाय को। लिटरेचर तो वो तो खैर पॉजिटिव रहा। यहाँ क्या है, यहाँ उसी को नेगेटिवली समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम जब इंग्लिश टेक्स्ट में यूनिवर्सल वैल्यूज़ खोजना शुरू करते हैं और उसी में लगे रहते हैं बस। मतलब ये है कि देखिए, जब आप अलग अलग लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ों के अलग अलग एंगल के बारे में पता चलेगा। आपको मंडूक नहीं रहेंगे, आपको दुनिया थोड़ी सी और बड़ी नज़र आने लगेगी। कब? जब आप देख पाएंगे तभी ना। तो वही कह रहा है कि ये इरोनियस है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के टेक्स्ट में आप यूनिवर्सल वैल्यूज़ खोज रहे हैं तो इंटरवेंशन फ्रॉम द मार्जिन्स, कैसे इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, कैसे जो मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर है, उसकी तरफ से अगर एफर्ट लगे तो चीज़ों में बदलाव लाया जा सकता है। इन 1957 an import policy pertaining to books was formulated। 1957 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, 10 साल बाद इंडिपेंडेंस के, एक इम्पोर्ट पॉलिसी लाई गई बुक से रिलेटेड, whereby one publisher could not import more than
1000 copies of a book in an year। और उस इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक कोई भी पब्लिशर बाहर से किसी बुक के 1000 कॉपीज़ से ज़्यादा नहीं मंगा सकता था। ये क्यों किया गया? दिस वॉज टू प्रिवेंट मोनोपोली ऑफ एनी वन पब्लिशिंग हाउस। ऐसा इसलिए किया गया कि अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस को मौका मिले, किसी एक पब्लिशिंग हाउस की मोनोपोली न रहे, एकाधिकार न रहे। बड़ा अच्छा टर्म है मोनोपोली इकोनॉमिक्स में। मार्केट में कैसे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या संस्था या व्यक्ति अपना अधिकार चाहता है, वो चाहता है कि उसके नीचे ही सब रहें, सबसे ऊपर वही रहे, सबसे आगे वही रहे, तो ये होती है मोनोपोली। तो एक पब्लिशिंग हाउस की मोनोपोली न रहे, इसके लिए सरकार ने इंपोर्ट पॉलिसी बनाई 1957 में, जिसके तहत ये हुआ कि एक पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस से एक किताब की 1000 प्रति से ज़्यादा नहीं मंगाई जा सकती। लेकिन फिर वही बात कि ताला चोरों के लिए नहीं लगाया जाता, ताला शरीफों के लिए लगाया जाता है, क्योंकि चोर रास्ते ढूंढ लेते हैं। Indian publishers floated numerous sister companies and each one of them imported 1000 copies each and added the mother company to consolidate her position in the market। कह रहा है कि इंडियन पब्लिशर्स में क्या था कि उनकी कई सारी सिस्टर कंपनीज़ हुआ करती थी। अब ये सिस्टर कंपनीज़ क्या हैं? ईच वन ऑफ देम इम्पोर्टेड 1000 कॉपीज़। तो हर सिस्टर कंपनीज़ जो है 1000 कॉपीज़ इंपोर्ट कर लिया करती थी एंड एडेड द मदर कंपनी, और सब मिल कर के सबका कंट्रीब्यूशन, सबका प्रॉफिट एक मदर कंपनी को जाता था। मतलब ये हुआ कि आप एक कंपनी को, एक पब्लिशर को मना करेंगे ना कि 1000 से ज़्यादा नहीं लेना है, अलग अलग नाम के पब्लिशर, जबकि वो हैं सब एक ही कंपनी के, मेन कंपनी उनकी एक ही है, उसके अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग नाम दे दिया गया, जिससे लगे कि ये सब अलग अलग जो हैं अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस हैं, जबकि हैं वो सब के सब एक ही। तो वो उनको जो मंगाना होता था किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस से 1000 से ज़्यादा प्रतियाँ, कई हज़ार मंगाने होते थे, तो वो उस हिसाब से मंगा लेते थे। मतलब ये हुआ कि उन पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ा, वो अभी वही कर रहे थे जो वो करना चाहते थे। इंडियन पब्लिशर्स डिमांडेड द लाइसेंस टू प्रिंट फॉरेन बुक्स। भारत के जो पब्लिशर थे उन सबों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि वो चाहते हैं कि वो फॉरेन बुक्स को पब्लिश करें, इसके लिए उनको लाइसेंस दिया जाए। क्यों? फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इफ़ दे वर नॉट ईजिली अवेलेबल। भारतीय छात्रों के लिए वो चाहते थे कि विदेशी किताबें वो खुद प्रिंट करें, अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक अगर वो चीज़ अवेलेबल इजीली नहीं हो रही थी, तो भारतीय पब्लिशर चाहते थे कि उनको लाइसेंस दिया जाए कि वो उन फॉरेन बुक्स को प्रिंट करें, और इसको नाम दिया गया, दिस वॉज कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसको नाम दिया गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग। का मतलब ये कि मजबूरी है भाई, दे दीजिए लाइसेंस, दे दीजिए, क्योंकि किताबें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो छात्रों का नुकसान हो रहा है, तो हम ही प्रिंट कर देते हैं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग नाम दिया गया इसको। देखिए, पॉलिटिक्स में टर्म्स देना, किसी को नाम देना, एक पर्टिकुलर फ्रेज़ यूज़ करना बहुत मैटर करता है, ठीक है। This again led to even lesser number of opportunities to Indian writers to contribute। अब जब फॉरेन राइटर्स की राइटिंग को पब्लिश करने का लाइसेंस मिल जाएगा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिल जाती है अगर, तो कोई पब्लिशर क्यों चाहेगा कि वो इंडियन राइटर को पब्लिश करे? तो कह रहा है इससे इंडियन राइटर्स को पब्लिश करने की संख्या में और कमी आई। Intervene or challenge the prevailing critical climate in the Western Academy। तो जब इंडियन राइटर लिखेंगे ही नहीं,
पब्लिश उनकी रचनाएं होंगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि जो क्रिटिकल क्लाइमेट चल रहा है वेस्टर्न में या इंडियन में, जो कि वेस्टर्न के प्रभाव में ही है, तो उसके अगेंस्ट क्या सोच हो सकती है, यानी अगेंस्ट द ग्रेन क्या सोचा जा सकता है, ये निकल करके कैसे आएगा। जब सामने वाले को मौका देंगे तब न बोलने का, उसके व्यू को प्रिंट करने का, लोगों तक पहुंचाने का। अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर एक अलग तरीके से कैसे सोचा जा सकेगा, एक अलग थिंकिंग कैसे निकल कर के आ पाएगी। याद होगा आपको जब प्रेमचंद ने जो है नवाब राय के नाम से लिखा था शोज़े वतन, तो कई प्रतियों को जब्त कर लिया गया था, कॉन्फिस्केट कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये शुरू से टेंडेंसी रही है कि अलग विचारधारा, अलग चीज़ें जो पनप सकती हैं उनको कैसे अपने स्वार्थ के लिए दबाया जाना चाहिए, कैसे दबाया जाता है। चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले की तमाम क्रांतिकारी बातें हों, चाहे वो आज़ादी के पहले इंग्लिश स्टडीज़ की बात हो, आज़ादी के बाद इंग्लिश स्टडीज़ की बात हो। तो इंग्लिश स्टडीज़ में एक अलग चीज़ ये हो जाती है कि एक जो प्री ऑक्यूपेशन है लोगों के दिमाग में, एक पूर्वाग्रह है लोगों के दिमाग में कि इंडियन कितना जानते हैं, इंडियन कितना जानेंगे, कितना सोच पाएंगे, कितना लिख पाएंगे इंग्लिश स्टडीज़ के बारे में। तो इसलिए हमेशा से जो है इवन जैसे देखिए, अगर अभी मैं बात करूं इंग्लिश स्टडीज़ के लिए जो कुछ इंडियन राइटर्स लिख रहे हैं, तो जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो लिख रहे हैं या और चीज़ें जो वो लिखते हैं, मैं गाइड की बात नहीं कर रहा, तो अच्छे पब्लिकेशन से जब वो चीज़ पब्लिश नहीं होती, अच्छे का मतलब, मेरे कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड बन चुका है, जो जिसका नेम फेम हो चुका है जिस पब्लिकेशन का, तो वहाँ से वो नहीं होता तो लोग नोटिस करते नहीं हैं उतना। जैसे अभी हम लोगों की टेंडेंसी खुद की बनी हुई है, हम कोई भी बुक अगर लेते हैं मार्केट में, अगर वो हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का मिलता है, तो हमें अपने आप एक हमारे दिमाग में ये भावना होती है कि ठीक होगी किताब, ये राइटर अच्छा होगा। तो हम एटलीस्ट उसके लिए प्रिपेयर हैं, हम जान रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी प्रेस से या इस पर्टिकुलर प्रेस से ये निकली है किताब, तो अच्छी किताब होगी, ठीक है। तो पब्लिशिंग हाउस का एक बड़ा असर होता है। जैसे मूवीज़ में क्या होता है, कभी किसी नए एक्टर को या एक्ट्रेस को लॉन्च करना होता है, तो उसकी क्वालिटी से तो अवगत है नहीं जनता, तो वहाँ पर ये होता है, हम देखते हैं कि किस डायरेक्टर ने वो मूवी बनाई है, तो वहाँ पर डायरेक्टर की क्वालिटी पूरी की पूरी सामने आती है कि अच्छा ये बना रहे हैं, ऑब्वियस है मूवी अच्छी होगी, है ना। तो ये संबंध होता है राइटर का और पब्लिशर का। कई बार ऐसा होता है कि राइटर फेमस हो जाता है, तो फिर जिस पब्लिशिंग हाउस से वो अपनी किताबें पब्लिश कराना शुरू करे, वो पब्लिशिंग हाउस चमक सकता है। कई बार ऐसा होता है राइटर नया है, तो कोई पब्लिशर है जो कि फेमस है, जिसको लोग जानते हैं अच्छी तरह से, उसके थ्रू अगर वो पब्लिश कराए अपनी रचनाएं, तो वो भी नेम फेम गेन कर सकता है। काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ बात ये हो रही है कि जब केवल फॉरेन राइटिंग को ही तवज्जो दी जाएगी हमेशा, तो फिर इंडियन राइटर्स के बारे में कैसे मालूम चलेगा, उनके व्यूज़ के बारे में कैसे मालूम चलेगा, कैसे वो प्रिवेलिंग क्रिटिकल क्लाइमेट को चैलेंज कर पाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। तो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डिड नॉट नेसेसरली और इमीडिएटली पेव द वे फॉर डीकोलोनाइजेशन। इसके दौरान मुझे एक बहुत अच्छा सेंटेंस मिला था कि 1947 में इंडिया
इंडिपेंडेंट तो हो गए, भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन डीकोलोनाइज्ड नहीं हो पाया, क्योंकि वो कोलोनाइजेशन जो हमारे वेन में घुस चुका था ना, वो अभी तक नहीं निकला है। कह रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसने डीकोलोनाइजेशन का रास्ता खोल दिया, हम डीकोलोनाइज्ड हो गए, ऐसा नहीं हुआ। सेटिंग अप ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस, तो कैसे कुछ चीज़ें अगर बदली जा सकती हैं, कोशिश की भी जा रही है उस डायरेक्शन में, तो वो चीज़ें क्या हैं? सेटिंग अप ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस विद अ स्ट्रॉन्ग क्लियर आइडियोलॉजिकल ग्राउंडिंग, a political commitment that questions the process of privileging certain kind of books over others is one possibility। कह रहा है एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। क्या? ऐसे पब्लिशिंग हाउसेज सेट किए जाएं, स्टेब्लिश किए जाएं, जिसका स्ट्रॉन्ग क्लियर आइडियोलॉजिकल ग्राउंड हो और उसका अपना एक पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, जो क्वेश्चन करे कि क्यों एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक को जो है प्रिविलेज दी जाती है दूसरों की अपेक्षा। मतलब ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस आए मार्केट में जो कि मार्जिनलाइज्ड लिटरेचर, मार्जिनलाइज्ड कल्चर के लिटरेचर, मार्जिनलाइज्ड राइटर्स को मार्जिन से ऊपर लाएं, हाशिए के ऊपर लाएं और उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, जिससे पता चले लोगों को कि अभी तक ये जो चीज़ें पब्लिश नहीं की जा रही थीं, इनमें क्या कुछ छुपा हुआ है। क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या राइटर को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है सोसाइटी में, स्पेशली इंग्लिश इन इंडिया के संदर्भ में। Such publishing houses could have marked ideological affiliations। तो ऐसे जो पब्लिशिंग हाउसेस होंगे, हो सकता है कि वो अपने एक आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन शो करें, एक जुड़ाव शो करें, एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन शो करें, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट शो करें। दे कुड बी लेफ़्ट करें कि ऐसे जो पब्लिशिंग हाउसेज अगर हो सकते थे तो क्या हो सकते थे? लेफ़्ट मोटिव, वो लेफ़्ट राइट जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है ना, लेफ़्ट जिसमें हम वो कहते हैं कि वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, राइट में फैसिस्ट हो जाते हैं, फांसीवादी हो जाते हैं। तो भले ही उनका कह रहा है कि ओरिएंटेशन लेफ़्ट का हो या फेमिनिस्ट हो, मतलब वो उन औरतों की राइटिंग को ज़्यादा प्रमोट करेंगे जो पैट्रियार्की के अगेंस्ट लिखती हैं, जो इक्वालिटी की बात करती हैं। दलित एक पर्टिकुलर अब तो जॉनरा बन चुका है दलित लिटरेचर। दलित वो लोग जिनको हम सप्रेस्ड या डिप्रेस्ड कहते हैं, जिनको हमेशा से हाशिए पर रखा गया, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई पब्लिशिंग हाउस हो। ब्लैक, क्योंकि अगर हम रेसिज्म की बात करें तो ब्लैक्स को जिस तरह से मार्जिनलाइज्ड किया गया पूरी दुनिया जानती है। तो कह रहा है या तो कोई भी रेडिकल ओरिएंटेशन का फॉर्म हो, मतलब ये हो सकता है कि कुछ पब्लिशिंग हाउसेस ऐसे निकल कर के आए जो क्लियरली बोले कि देखो मैं दलित लिटरेचर को प्रमोट करूँगा, कोई बोले कि मुझे फेमिनिस्ट लिटरेचर को प्रमोट करना है, कोई बोले मुझे लेफ़्ट को प्रमोट करना है, कोई बोले मुझे ब्लैक को प्रमोट करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रमोट करने वाले अगर पब्लिशिंग हाउसेस हो जाएं तो फिर क्या है, तो फिर तमाम चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएं, तमाम व्यूज़ आ जाएं सोसाइटी में। मतलब ये कि ऐसे पब्लिशिंग हाउस ना हो जिनका बस इंटरेस्ट प्रॉफिट हो। यहाँ कुछ ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस होने की ज़रूरत थी जो कि एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के साथ आएँ, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आएँ।
तो उससे क्या होगा, जैसे अभी जब उत्तराखंड में जो भीषण आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उस समय अलग अलग राज्यों के लोग फंसे हुए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक दो राज्य ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना कमिटमेंट दिखाया और अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित निकाल लिया वहाँ से। तो और लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी प्रशंसा की उनकी, कुछ ऐसे भी थे जो बोले कि अपना अपना देखते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जी हाँ, सही बात है, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। बट द थिंग इज़ दैट डोंट यू थिंक कि अगर कहीं पर बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों के फंसे हुए हैं तो हर अलग अलग राज्य की सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपना अपना अगर दायित्व निभा दें, अपनी अपनी ड्यूटी निभा दें और अपने अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकलवा लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि सारे लोग बच जाएंगे सुरक्षित, सारे लोग हो जाएंगे सुरक्षित? एटलीस्ट जो दूसरे राज्य के वहाँ फंसे हुए हैं। मतलब ये है कि सभी अगर अपने अपने हिस्से का काम कर दें, अपने हिस्से की ड्यूटी कर दें, तो क्या चीज़ें एकदम आसान नहीं हो जाएं? उसी तरह से पब्लिशिंग हाउसेस हैं, तो हम क्यों ये वेट करें कि हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई और आएगा? अगर हम अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दें, हमारा अपना पब्लिशिंग हाउस हो जाए, एक दलित ओरिएंटेशन का हो जाए, एक ब्लैक ओरिएंटेशन का हो जाए, एक फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन का हो जाए, एक लेफ़्ट ओरिएंटेशन का हो जाए। ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं, बशर्ते केवल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए दिमाग में। तो वो कह रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो जितने मार्जिनलाइज्ड लेवल की चीज़ें थी, कल्चर की या लिटरेचर की चीज़ें थी, उनके लिए अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस आए। अब उसके लिए देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे दिल्ली में एक पब्लिशिंग हाउस है जो कि फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस है, उसका नाम है काली फॉर वुमेन। काली फॉर वुमेन, ये दिल्ली का पब्लिशिंग हाउस है जो कि फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस है। एक पब्लिशिंग हाउस है मदुरई में, एक चेन्नई में है, उसका नाम है न्यू सेंचुरी बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड। और मदुरई में है जो उसका नाम है समुदाय चिंतनाय, समुदाय चिंतनाय या चिंतनय, मदुरई में। प्रकाशन संस्थान जो कि दिल्ली में है। ये सब के सब दलित पब्लिशिंग हाउसेस हैं। कौन कौन? न्यू सेंचुरी बुक हाउस चेन्नई में, समुदाय चिंतनाई मदुरई में और प्रकाशन संस्थान दिल्ली में। ये सारे के सारे दलित पब्लिशिंग हाउसेस हैं। तो इसी तरह के अलग अलग पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के पब्लिशिंग हाउसेस अगर हो जाएं तो हर तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं। और यहाँ बिल्कुल समझने की ज़रूरत है क्यों इसकी बातें ऐसे की जा रही हैं, क्योंकि पब्लिशिंग जो है वो न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल फेनोमेनन नहीं है। अगर हम कहें कि पब्लिशर का संबंध कोई पॉलिटिकल वे से नहीं होना चाहिए तो ये सही नहीं है। पब्लिशिंग एक ऐसी चीज़ है, कह रहा है वो न्यूट्रल नहीं हो सकती, वो ए पॉलिटिकल नहीं हो सकती। ए पॉलिटिकल बड़ा अच्छा वर्ड है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल, है ना। राजनीतिक, राजनैतिक, गैर राजनैतिक, और यहाँ पर अपॉलिटिकल है। इसका क्या मतलब है? जैसे एक टर्म होता है मॉरल यानी नैतिक, एक टर्म होता है इमॉरल, वो होता है अनैतिक, और एक टर्म होता है एमॉरल। तो जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो मॉरलिटी आ गई। जब कोई चीज़ अनैतिक हो, ख़राब हो, तो उसको इमॉरल कहते हैं। तो एक टर्म वो भी आता है अमॉरल वाला, जैसा कि बच्चा जिसको मॉरलिटी और इमॉरलिटी से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए कुछ भी मॉरल और इमॉरल नहीं होता, तो वो हो जाता है एमॉरल।
उसी तरह से यहाँ पर ए पॉलिटिकल है, कह रहा है ए पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है, टू बी डिसएंगेज्ड विद द मटेरियल वर्ल्ड, एकदम कोई इंगेजमेंट ही नहीं है मटेरियल वर्ल्ड से, हो ही ना। तो भाई पब्लिशिंग को हम कैसे डिसएंगेज कर सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड से, इस भौतिक दुनिया से। रिफ्यूजिंग टू टेक एन इन्फॉर्म्ड पोजीशन ऑन एनी इश्यू, जो ए पॉलिटिकल चीज़ होगी वो किसी भी इश्यू पर कोई इन्फॉर्म्ड पोजीशन नहीं लेगी, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तटस्थ रहेगा। वो भारत वाली स्थिति, जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वैश्विक नीति में उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था ना, तटस्थ रहने की बात, कि वो किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं रहेंगे, है ना, न तो अमेरिका की तरफ न तो रशिया की तरफ। उस समय वर्ल्ड के 2 सुपर पावर के रूप में यही थे। तो नॉन अलाइंड का मतलब हम किसी की तरफ नहीं, ना तो तुम्हारे तरफ न तो उसके तरफ। तो तटस्थ जो भाव होता है वो वैसा ही है, एक होता है इंटरेस्टेड, एक होता है अनइंटरेस्टेड, और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब रुचि ले रहे हैं आप, अनइंटरेस्टेड का मतलब आपको बिल्कुल अरुचि है, रुचि है ही नहीं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब आप एकदम उस भाव से मुक्त ही हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपॉलिटिकल का मतलब ऐसा ही होता है। तो ऐसा कैसे चलेगा, कह रहा है कि पब्लिशिंग जो है वो अपॉलिटिकल या न्यूट्रल एक्टिविटी नहीं है। डीकोलोनाइजेशन जो टर्म है उसको भी देख लीजिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग आउट ऑफ कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। डीकोलोनाइज्ड का मतलब बस ये नहीं होता कि अंग्रेज़ों की कॉलोनी हम इंडिया थे, अंग्रेज़ छोड़ करके चले गए तो इंडिया डीकोलोनाइज्ड हो गया, जी नहीं। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ज़रूर, लेकिन डीकोलोनाइज्ड नहीं हुआ। डीकोलोनाइज्ड होने के लिए क्या ज़रूरी है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ थॉट से बाहर निकलना ज़रूरी है। जो विचारों का मकड़ जाल बना करके वो गए थे, उससे बाहर अगर हम निकल पाएँ, हमारी सोच इंडिपेंडेंट हो पाए, तब शायद हम डीकोलोनाइज्ड हो पाएँ। डिस्कोर्स बड़ा अच्छा टर्म है, जानना चाहिए हर स्टूडेंट को इंग्लिश लिटरेचर के। आर्ग्यूमेंट दैट इज़ मोल्डेड बाय एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसको मोल्ड किया जाए और रिफ्लेक्टिव हो, उसको सोचा जाए उसके बारे में बार बार। एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस, मतलब उससे, उस आर्ग्यूमेंट से पता चले सोशल इंस्टीट्यूशन और कल्चरल प्रेफरेंसेस के बारे में। मतलब ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो आपके एक पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी को रिवील करे कि उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं, और उसी हिसाब से आप एक आइडियोलॉजी भी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। जियोपार्डाइजिंग बड़ा अच्छा टर्म है, इवन प्राइवेट स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है जब आप टीचिंग वगैरह के लिए जाते हैं। जियोपार्डाइजिंग JEOPARDIZING क्या मतलब होता है, टू पुट एट रिस्क, यानी किसी चीज़ को लेकर के रिस्क लेना। तो ये है जियोपार्डाइजिंग। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर MEG 10 ब्लॉक 5 की यूनिट 6 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।